दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये बिल्कुल आखिरी पार्ट है। इस यूनिट का, गवर्नेंस वाली यूनिट का, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है। इसमें जो हमारे पास टॉपिक हैं वो हैं, पहले तो है हाउसिंग का, आवास का, दूसरा है हेल्थ का, फिर है आपका पेयजल का, ठीक है। उसके बाद है आपका फूड सिक्योरिटी वाला, और फिर है आपका मनरेगा का, ठीक है। और फिर है आपका नेशनल हेल्थ मिशन वाली जो बात है, NHRM का, फिर RTE, राइट टू एजुकेशन। ये जो मुद्दे हैं, अब इन मुद्दों पे बात रहती है। बाकी सभी मुद्दे जो हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी थी, जो गवर्नेंस के फील्ड में आते हैं, उन सभी पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब मुद्दे बाकी हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक टूल के रूप में जाने जाते हैं, जिनको हम पब्लिक पॉलिसीज़ के रूप में हम देखते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है, उन सब पॉलिसीज़ को लेकर के हम यहाँ पे बातचीत करेंगे आज। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे आवास को लेकर के, यानी कि हाउसिंग के मुद्दे से शुरू करेंगे हम कि हाउसिंग के अंदर सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कौन सी पॉलिसी लेकर के आई है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हाउसिंग को। हाउसिंग स्कीम्स क्या हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है हाउसिंग की शहरी मामलों के मंत्रालय, हाउसिंग एवं अर्बन अर्बन इशू मिनिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से तो पहला जो सरकार का काम है वो स्मार्ट सिटीज़ को लेकर के शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटीज़ के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि स्मार्ट सिटीज़ सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो उन स्मार्ट सिटीज़ को लेकर के सरकार ने जो है एक पहल जारी की थी, वो उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटीज़ जो हैं, आप उसका मतलब क्या समझते हैं। स्मार्ट सिटी जो है, अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों का अलग अलग तरीके से दिख सकता है। स्मार्ट सिटीज कहीं पर भी देखेंगे वो एक जैसी शायद ना हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों के लिए ये जो है, ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि स्मार्ट सिटीज़, दिस इज स्मार्ट सिटी, ये हो सकती हैं अलग अलग चीज़ें, ठीक है। मेनली क्या है, मेनली जब हम बात करते हम अर्बन इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी के अंदर जो है हम बात करते हैं अर्बन इकोसिस्टम के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिजिकली होती है, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ये जो सब चीज़ें हैं, इन सभी का काफ़ी बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हुई मिलती है उन शहरों के अंदर। यानी कि जो स्मार्ट सिटी होगी, उस स्मार्ट सिटी के अंदर जो है अर्बन इकोसिस्टम जो हो वो एक अलग तरीके का होगा, ठीक है। वहाँ का जो शहरी वातावरण है वो एक अलग तरीके का होगा। वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा वहाँ पे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा, सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ये डेवलप्ड एरिया होंगे। उन अगर ये चीज़ें डेवलप है, ये सब चीज़ें जो वो एक स्मार्ट सिटी को जो है रेफर कर सकती हैं। तो स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी की जो आवश्यकता हो लोगों की आकांक्षाओं और मांगों को पूरा करने के लिए, यानी कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, लोगों की जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए, और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बेहतर बनाने के लिए और उसको एक क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए जो है, वो एक शहर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि ये सब चीज़ें तब हो सकती है, एक स्मार्ट सिटी तब बन सकती है जब वहाँ पे किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, किस चीज़ के अंदर हमें ज़्यादा दिखाई दे। वहाँ पे जब लोगों की जो डिमांड है वो पूरी की जाए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे, लाइफ स्टैंडर्ड जो हो बहुत शानदार दिखाई दे, ठीक है। ये इन चीज़ों से जो है पैदा होती हैं, इन सब चीज़ों को देख करके स्मार्ट सिटीज़ जो है। तो इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है उन शहरों को बढ़ावा देना जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, ठीक है। जो मतलब कि सिर्फ, मतलब कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत वाला, और अपने जो सिटीजन है, सिटीजन को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छे स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण तथा स्मार्ट सोल्यूशन के अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, स्मार्ट सिटीज़ जो बनाई जाएंगी उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि एक तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देगा, दूसरा लोगों का
जो स्टैंडर्ड लाइफ है, लाइफ के बारे में जो बात हो वो शानदार होनी चाहिए। फिर दूसरी बात की एक बेहतर एनवायरनमेंट होना चाहिए उनके लिए, ठीक है, एक शानदार अच्छे तरीके से अ, आपस में रहने लायक एक जगह, बेहतरीन जगह, ठीक है। दूसरे जो भी उनके सोल्यूशन हो वो स्मार्ट सोल्यूशन होने चाहिए, कि जैसे हम घर बैठे तो हमारे घर पे सोल्यूशन हो, ठीक है, इस तरीके की जो वहाँ पे धारणाएं हैं वो पैदा होती हैं, ठीक है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं हमें। तो इनका मेन फोकस जो है वो होता है स्थायी और समावेशी, यानी कि सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसके ऊपर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखाई देगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट दिखाई देगी, यानी कि इकट्ठे रहने वाली भावनाएं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली भावनाएं, ठीक है। और जो विचार है वो कम्पैक्ट क्षेत्रों को देखना है, ठीक है, एक प्रतिकृति मॉडल यानी कि रीएप्लीकेबल मॉडल जो है वो यहाँ पे जो है इसमें बनाया जाता है। देखो जो आप चीज़ें पढ़ रही है सिर्फ डेफिनेशन के लिए हैं, आपके पेपर में यहाँ से चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी इनकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक पता चल जाए कि स्मार्ट सिटी क्या है, उसका ओवरव्यू करेंगे अभी, ठीक है। तो रीएप्लीकेबल मॉडल बनाना जो अन्य आकांक्षी शहरों के लिए लाइट हाउस की तरह काम करेगा, ठीक है, यानी कि दूसरे जो शहर हैं उनके लिए इस तरीके से काम करेगा कि दूसरे शहर भी इस तरफ बढ़ सके। अब देखिए ये जो चीज़ें हमने डिस्कशन में ली इसका एक मतलब निकलता है सीधा सीधा इतनी सारी चीज़ों के बाद में, कि एक स्मार्ट सिटी कैसी हो सकती है, एक स्मार्ट सिटी के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो यही थी हमारी कि एक स्मार्ट सिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बन सकती है। दूसरी चीज़ ये थी हमारी कि वहाँ का अर्बन इकोसिस्टम में डेवलपमेंट मिलेगी, इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंट मिलेगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होगा, इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्मार्ट सिटी का मॉडल जो है वो अप्लाई हो गया है, ठीक है। लोगों की जहाँ पे डिमांड्स पूरी हो रही हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ वो जीने के लिए मिल रही हो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ अब जो है वो पूरा हो गया है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो हो इन्वेस्टमेंट हो रही हो, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या चलते हैं, इससे आगे हम ये देखना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ में जो है वो मेनली किन कौन से जो बुनियादी ढांचे हैं, कौन से जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें जो वो चीज़ें जो हैं शामिल होती है, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले चीज़ शामिल होती है कि पर्याप्त जल आपूर्ति, यानी एडुकेट वाटर सप्लाई, यानी कि वाटर सप्लाई जो हो वो बहुत शानदार होनी चाहिए, सबको पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो पर्याप्त जल की आपूर्ति यानी कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए एक शहर के अंदर, ठीक है। ये स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आने वाले वो एलिमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि इस तरीके से अगर किसी सिटी के अंदर ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब वो स्मार्ट सिटी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आश्वस्त बिजली आपूर्ति, आश्वस्त एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यही चीज़ कि लोग जो वहाँ पे बिजली आती है उस बिजली को लेकर के आश्वस्त हो कि हाँ हमारे पास बिल्कुल सही चीज़ें, हमारे पास जो चीज़ आ रही है, जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नहीं जा रही है, यानी कि 24/7 आपके पास जो है वो लाइट आती है 24/7 और साथ में 365 डेज, ठीक है, 365 डेज 24/7 लाइट आपके पास रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर जैसे कि जो सस्टेन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो ठोस अपशिष्ट है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट के लिए जो है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी कि साफ़ सफाई बहुत शानदार होगी, ठीक है, सैनिटेशन बहुत ज़बरदस्त होगा, वो आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे चंडीगढ़ को देखते हैं आप, चंडीगढ़ में ऐसी चीज़ दिखती हैं आपको, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद है अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि अर्बन मोबिलिटी, यानी कि शहर में गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन जो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं हों, लोगों को कहीं आना है जाना है तुरंत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। शहर की मोबिलिटी बहुत शानदार होनी चाहिए, वो देखने लायक होनी चाहिए। फिर जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग बहुत शानदार हो, कि फ्लैट सिस्टम हो जैसा भी है, लेकिन वो अफोर्डेबल हो, कि लोग फंस के ना रहें, ऐसा ना हो कि लोग जो है वो पैरों पे पैर चढ़ा के शहर में रह रहे हैं, नहीं, ऐसा होना चाहिए कि लोग बहुत खुले में आराम से रह रहे हैं, विशेषकर किसके लिए, गरीबों के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए, ठीक है। तो गरीब लोग जो हों वो इस तरीके से ना रहे कि दिखाई दे कि हाँ ये गरीब हैं, उनको ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि ये बहुत
अच्छे से खुले में रह रही हैं, ऐसा होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही शानदार जो है आपके पास जो है आईटी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि आप जैसे कि अभी चल रहा है देश के अंदर, मान लीजिए कहीं पे जो है डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आप लेन देन जो कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका जो है वो डिजिटल तरीके से हो रहा है। दूसरी चीज़ आपकी आईटी कनेक्टिविटी है कि आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काफ़ी विकसित हैं, आपके पास इंफॉर्मेशंस काफ़ी आती हैं लोगों के पास, ठीक है। टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत बेहतरीन हो उस शहर में, ठीक है, वो बहुत मजबूत है, उसी के थ्रू सारे काम हो रहे हैं लोगों के, ठीक है। उनको जो है मैनुअल काम, रजिस्टर वाले काम, इन चीज़ों में नहीं उलझना पड़ रहा, जल्दी काम हो रहे हैं, फास्ट काम हो रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जो है विशेष रूप से ई गवर्नेंस के अंदर जो है, और वो पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन, यानी कि जो गुड गवर्नेंस है और जो ई गवर्नेंस है उसके अंदर जो है जो पब्लिक जो है, जो सिटीजन जो है शहर के, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो भागीदारी करे कि हाँ ये काम कर रहे हैं, तो पब्लिक भी उसमें साथ में इन्वॉल्व होकर काम कर रही है। इसके बाद जो है स्थायी वातावरण, नागरिकों विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और संरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट जो है, यानी कि एक शहर का जो एनवायरनमेंट होगा, यानी कि वहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट होगा वो जो है वो महिलाओं के लिए, यानी कि वीमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और जो एल्डर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए सिक्योरिटी प्रदान करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि महिलाएं बाहर निकलने से दुखी हों, ठीक है, उनको परेशानी होती हो। बच्चों के लिए ऐसा हो कि बच्चे आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको परेशानी ना हो, ठीक है। बुजुर्गों के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये एक वातावरण होना चाहिए एक स्मार्ट सिटी के अंदर। उसके बाद जो है हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत डेवलप्ड होनी चाहिए एक स्मार्ट सिटी के अंदर, यानी कि वहाँ पे स्कूल अच्छे हों, कॉलेज अच्छे हों, यूनिवर्सिटी अच्छी हों, ठीक है, मेडिकल अच्छे हों, ठीक है, और वहाँ पे जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हों, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आराम से अवेलेबल हो जानी चाहिए और लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, ऑप्शन होनी चाहिए इस तरीके की, हाँ मैं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अलग अलग जगह पे जहाँ पे उसे बेटर लगे वहाँ पे वो जा सकता है। तो हमने जो चीज़ें अभी देखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये एक स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार ने ये सोचा कि हमें स्मार्ट सिटी बनानी है, तो ये जो हमने डिस्कशन में ली हैं ये सारी चीज़ें, उसको ये सब पूरी करनी पड़ेंगी, इन सब के बारे में जो है उसको सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको जो है कंप्लीट करके लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये स्मार्ट सिटी का बारा स्मार्ट सिटी के एलिमेंट थे जो कि एक स्मार्ट सिटी को बनाने में हेल्प करते हैं, एक स्मार्ट सिटी के लिए जो है वो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आगे देखने, आगे क्या है, आगे है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है उसने क्या किया है कि 24 मेन एरिया हैं, 24 मेन ऐसे एरिया हैं उनकी पहचान की इन्होंने, मतलब कि 24 मेन एरियाज को आइडेंटिफाई किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने, ठीक है, जिन पर जो है शहरों को अपने स्मार्ट सिटी योजना में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यानी कि 24 ऐसी आइडेंटिफिकेशन है, 24 ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जिसके अगर उनको पूरा किया जाता है तो स्मार्ट सिटीज़ योजना जो है वो पास हो जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना जो है वो हमारी जो है, जो हम लेके आए कि स्मार्ट सिटी बनाने हमें, तो वो जो है हमारे लिए सक्सेस रहेगी वो योजना हमारी, ठीक है। शहरी विकास मंत्रालय ने ये जो है जारी किया 24 एरियाज़ को, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन में जो है वो क्षेत्र आधारित विकास के रणनीतिक घटक यानी कि स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स ऑफ एरिया बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या है कि दो चीज़ें देखिए, एक तो शहर में स्ट्रोफिटिंग होनी चाहिए, इनकी यानी कि शहर में सुधार होना चाहिए, शहर में कोई भी चीज़ बने उसमें सुधार होना चाहिए, नई चीज़ आनी चाहिए। फिर शहर का नवीनीकरण यानी कि पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। रेट्रोफिटिंग हो कि शहर के अंदर जो है हमेशा जो है आप रिफॉर्म करते रहे, शहर में बदलाव होता रहे, ये ना हो कि आप ओल्ड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो है आप काम करते, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक शहर के अंदर जो है वो ज़रूरी है कि आप पुनर्विकास, रिकंस्ट्रक्शन होता रहे, रीडेवलपमेंट होती रहे, ठीक है। शहर नया दिखता रहे, चमक दमक बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। और ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट जो है वो एक शहर के अंदर देखने को मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। फिर है प्लस ए पेन सिटी पहल, ये एक और बात है, प्लस ए पेन सिटी पहल, इसको याद रखना आपको, प्लस ए पेन सिटी पहल, जिसमें क्या है कि स्मार्ट सोल्यूशन को शहर के बड़े हिस्सों को कवर करने के लिए लागू किया गया, यानी कि स्मार्ट सोल्यूशन को शहर के बड़े हिस्सों में कवर करने के लिए लागू किया, यानी कि स्मार्ट सोल्यूशन जो है उसको लागू किया जाएगा, ठीक है, पेन सिटी पहल के थ्रू। इसके बाद जो है स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो शुरू किया गया, मतलब कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो गरीबी उन्मूलन में काम करेगा, जो रोज़गार देने में काम करेगा, और जो बेसिक सर्विस है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सेवाएं हैं, वो देने में काम करेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है, जो
हमें प्राइमरी तौर पे ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो है ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक देश जो है, एक नेशन जो है, एक नेशन को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो है सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आप जो है वो पॉवर्टी एनालिसिस पे काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, बेसिक सर्विसेज पे काम करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है अपने देश को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कवरेज एंड अवधि मिशन। कवरेज एंड अवधि का मिशन है कवरेज एंड ड्यूरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कवरेज एंड ड्यूरेशन यानी कि एक समय फिक्स होता है। यानी कि भारत ने क्या किया था, एक समय के दौरान एक समय में डेवलप करनी होती। तो भारत सरकार ने क्या किया था, 2015-16 में आपने सुना होगा घोषणा हुई थी भारत के अंदर कि 2015-16 से 2019-20 तक यानी कि 5 साल में, आने वाले 5 साल में जब सरकार बनी तो सरकार ने कहा कि हम 2019-20 तक जो है उस समय तक, उस टाइम पीरियड तक 100 शहरों को कवर करेंगे। यानी कि हमारा लक्ष्य था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। ठीक है, तो 100 स्मार्ट सिटी हमें बनानी थी। ठीक है, जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 दौर के चयन, यानी कि इसको 4 स्टेप में, यानी कि 4 दौर में, ठीक है, 4 स्टेप के चयन के माध्यम से इन शहरों को पूरा किया जाना था। ठीक है, तो 4 स्टेप लिए गए। ठीक है, 4 चरणों में। ठीक है, मतलब कि 4 अलग अलग फेज में, 4 फेज में। आप फेज के हिसाब से समझिए कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। ठीक है, इस तरीके से जो है उनको चयन किया गया कि हम फर्स्ट फेज में इतने करेंगे, सेकंड में इतने करेंगे, थर्ड में इतने करेंगे, फोर्थ में इतने करेंगे। तो 2021 में जो है मिशन की जो मिशन को जो लागू करने की समय सीमा है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन उसको बढ़ा दिया गया, जनवरी 2023 तक जो है उसको बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब जनवरी 2023 आ चुका है। आप सवाल पूछ सकते हैं किसी से भी जाके कि वेयर इज़ 100 स्मार्ट सिटी। ठीक है, कहाँ पे, कौन से। ठीक है, वो आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, 2023 तक हमने इसलिए बढ़ाया था कि बीच में हमें कोरोना से दिक्कत आई थी 2 साल तक लगभग। हालांकि वो 2019 के अंदर आई थी वो चीज़ें। ठीक है, उसमें तक कितने बने थे ये भी एक बात होती है। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटीज़ की कवरेज की एंड ड्यूरेशन की बात है, 100 शहरों की बात है 2015-16 से 2019-20 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। ये भारत ने शुरू की थी अपने वित्त वर्ष में। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि 2016 से 2018 के बीच में कितने दौर की वार्ता के अंदर जो है इसको लागू करने की बात हुई थी। तो ये बात हुई थी कि इसको जो है कुल मिलाकर के 4 दौर में, 4 फेजेज में इसको पूरा करना था। और अब इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा करके जो है वो कितना कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 2023 तक बढ़ा के कर दिया गया। पहले कब तक पूरा करना था, 2018 तक 4 वार्ताएं होनी थी, 100 शहर लेने थे हमें। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर से। इसके बाद आता फाइनेंसिंग यानी कि पैसा लगाना, फाइनेंस का मतलब कि फाइनेंसिंग जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि केंद्र इसके ऊपर पैसा खर्च करेगा। ठीक है, तो जो धन है वो राज्यों के साथ साथ जो है, देखिए सेंटर जो है, सेंटर ने इस योजना को लेकर कि फाइनेंस कौन करेगा इसके ऊपर, स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर। स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, स्मार्ट सिटीज़ पे फाइनेंसिंग होनी है, स्मार्ट सिटीज़ पे पैसा खर्च होना है। तो स्मार्ट सिटीज़ पे जो पैसा खर्च होगा उस पैसे के लिए जो है हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे। सेंटर ने ये प्लानिंग की, सेंटर ने प्लानिंग की कि हम राज्यों से लेंगे, राज्यों का साथ लेंगे, साथ में हम PPP मॉडल लागू करेंगे। ठीक है, ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, आपको ये याद रखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पे सरकार भी पैसा लगाएगी। ठीक है, और प्राइवेट का पैसा भी लगेगा। ठीक है, और पब्लिक में जो है यहाँ पे, जो पब्लिक का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट तो लगेगी ही, साथ में इसमें जो है हम जो होते हैं, सिटीजन जो होते हैं। ठीक है, सिटीजन जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, सिटीजन भी यहाँ पे जो है इसमें शामिल होंगे, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है यही चीज़ें याद रखनी है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। तो इसको लागू किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, सेंटर से, स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, यहाँ से, इनके माध्यम से, तो यहाँ से तो इसको डायरेक्ट करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है जो शहरी स्थानीय निकाय के फंड, वित्त आयोग। ठीक है, यानी कि हमारे जो शहर के अंदर जो निगम हैं उनसे भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, अन्य बॉन्ड भी जो है उनसे लगेगा, सरकारी कार्यक्रमों से जो है वो पैसा लगाया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सारा का सारा ये पैसा जुटाने का एक मैकेनिज्म है, जहाँ पे जो है स्टेट पैसा देंगे, सेंटर पैसा देगी, साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलेगी, और शहर जो ज़िले के अंदर जो हम शहरी स्थानीय निकाय बनाते हैं वो इसके अंदर पैसा लगाएंगे, और सरकार के अन्य जो फंड हैं वहाँ से पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि क्रियान्वयन निर्णय लेने यानी कि इम्प्लीमेंटेशन योजना। ठीक है, ये क्या प्लानिंग थी? देखिए ये जो है ये प्रोजेक्ट डिजाइनिंग मतलब कि प्रोजेक्ट का डिजाइन कौन तैयार करेगा? ये प्रत्येक शहर में क्या है कि SVP स्पेशल प्रपोजल व्हीकल, विशेष परियोजना वाहन का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल प्रपोज व्हीकल, इस वाहन का निर्माण, मतलब कि ये तैयार की गई एक योजना। इस योजना के तहत जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक डिज़ाइन तैयार किया, प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ, उससे हम जो है काम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है जो आज के समय पे जो ताज़ा खबरें जो चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी पुरस्कार घोषणा 2020 के लिए। ठीक है, उसके बाद नहीं दिए गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, मेरे पास तो नहीं आई ये इन्फॉर्मेशन, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ 2020 में किस किस को मिले थे। तो 2020 में जो सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी शहर जो बताया गया, वो बताया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, और दूसरा शहर आया था जॉइंटली सूरत, गुजरात का। तो ये दो शहर जो हैं जॉइंटली तौर पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इनको पुरस्कार दिया गया कि शहरों की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो इंदौर की और सूरत की जो है वो बहुत शानदार है, इसलिए इन दो शहरों को जो है वो अवार्ड दिए गए हैं। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के तहत जो है स्मार्ट सिटी पुरस्कार में जो है कि किस स्टेट ने सबसे अच्छा प्रयास किया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश को जो है राज्यों में पहला स्थान मिला। अगर शहरों की बात करें तो इंदौर और सूरत, दो शहर। अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में पहला नंबर उत्तर प्रदेश को और दूसरा नंबर मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, उसके बाद मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, तो ये तीन शहरों के आपको नाम याद रखने हैं। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में जो है दो शहर हैं फर्स्ट, पहले नंबर पे जो आए हैं। उसके बाद आए हैं जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के स्टेट की बात करें तो स्टेट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये क्रम में है तीनों। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो है वो क्यों दिया जाता है, किस बेस पे दिया जाता है? वो दिया जाता है कि सोशल इनिशिएटिव क्या रहे, सामाजिक पहलुओं को, गवर्नेंस को, कल्चर को, और जो सिटीज़ का एनवायरनमेंट है उसको लेकर के। ठीक है, फिर ये सैनिटेशन है, स्वच्छता है, सैनिटेशन को, इकोनॉमी को, फिर एनवायरनमेंट को, वाटर को। ठीक है, और जो शहरी गतिशीलता, ठीक है, इनको ध्यान में रख के दिया जाता है। ठीक है, कि शहर की जो है शहर में इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो काम हैं वो किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार के लिए जो है इंदौर के अंदर ये सब चीज़ें सबसे बेस्ट मिली होंगी कि वहाँ पे जो है वो सामाजिक पहलू जो हैं वो बहुत शानदार हैं, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ का। ठीक है, इकोनॉमी बहुत ठीक ठाक है, सैनिटेशन बहुत ठीक है। ठीक है, वाटर की जो सुविधा है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, शहर गतिशील है, शहर चल रहा है, बढ़ रहा है आगे। ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे हमें देखने को मिली होंगी। ठीक है, इसके रिसोर्स के तौर पे अगर आप देखें कि ये रिसोर्स कहाँ से, तो ये रिसोर्स मिला इस वेबसाइट से। ठीक है, इस वेबसाइट को आप जो है नोट कर सकते हैं, IBITMINT। ठीक है, इंडिया सेंटर रिलीज आउट ऑफ स्मॉल सिटीज़ अवार्ड 2020। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप चेक करके अपने आप में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है इसी के अंदर सेकंड एक योजना चल रही है, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत की फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना। अमृत का मतलब क्या है, ये पेपर में आने वाली चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये पेपर में आ सकती है। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, शहरों के लिए अमृत। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है उसकी बात होती है। ठीक है, उसके माध्यम से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के माध्यम से जो है शहरी जीवन की यानी चेंज ऑफ अर्बन लिविंग सिचुएशन। ठीक है, चेंज ऑफ अर्बन लिविंग सिचुएशंस को बदलने के लिए जो है वो संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ अमृत योजना बनाई गई है, यानी कि लोगों की लाइफ को बदलने के लिए। ठीक है, किसके माध्यम से? इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शहर में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अमृत योजना लाई गई है, किसके साथ में? स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए।
तो स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए जो है ये योजना लेके आई गई है। इस योजना के आपको प्रोविज़न याद रखनी क्या क्या है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर में पानी को सुनिश्चित आपूर्ति करना, ठीक है। वाटर की जो सप्लाई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक नल और सीवरेज कनेक्शन की सुविधा, यानी कि सीवरेज कनेक्शन जो हर घर में होना चाहिए, एक नल की सुविधा हर घर में होनी चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर हरियाली और सुव्यवस्थित खुले स्थानों, यानी कि जैसे पार्क, ठीक है, हरियाली के लिए, ठीक है, ग्रीनरी के लिए, ग्रीनरी और जैसे खुले पार्कों के लिए जो है उनको विकसित करने के, शहरों को एम्यूनिटी वैल्यू को बढ़ाना, शहरों की एम्यूनिटी वैल्यू जो है वो बढ़ानी है अमृत के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक परिवहन है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उसको अपना करके गैर मोटर चालित परिवहन, यानी कि गैर मोटर चालित का मतलब ये है कि आपको जो है जो मोटर से ना चलने वाले साधन हैं उनका यूज़ करने पे लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हमारे देश में आया भी था कि आप पैदल चलिए ना, शहर के अंदर जब आप जा रहे हैं थोड़ी बहुत दूरी के लिए, तो आप मोटरसाइकिल मत यूज़ करिए, गाड़ी मत यूज़ करिए। उसको यूज़ करने की बजाय जो है आप क्या यूज़ करें, या तो पैदल चले या साइकिल पे चले। इससे क्या है, इससे जो है पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, पोल्यूशन जो है वो इससे कम होगा। तो ये एक चीज़ थी इसके अंदर, इसका मेन उद्देश्य ये था। अगर विद इन वर्ड्स अगर दूसरी बात करें तो इसी के अंदर जो है मिशन जो है इन एरियाज़ पे ध्यान देता है, इन एरियाज़ के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। मेन फोकस उसका क्या है कि इन एरियाज़ पे, देखिए पहली चीज़ तो यही है, वाटर सप्लाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, सीवरेज और सेपेट्स मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, सेप्टेज, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, ठीक है, इसके ऊपर बहुत फोकस होगा, ठीक है। सीवरेज कैसे होगा, ठीक है। बाढ़ के पानी को कम करने के लिए जो है वो स्टॉर्म वाटर इंजन, यानी कि स्टॉर्म वाटर इंजन की ज़रूरत है कि आप फ्लडिंग को कम कर सके। फ्लडिंग अगर शहर में हो रही है तो स्टॉर्म वाटर इंजन का प्रयोग करके उसको कम किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, ठीक है। गैर मोटर चालित शहरी परिवहन, यानी कि नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट, उसको डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा जोर है इस योजना का। फिर ग्रीन स्पेस पार्क्स की बात की गई है कि ग्रीन स्पेस शहर के अंदर बहुत शानदार होना चाहिए जिसके अंदर लोग जा करके देख सके, ठीक है। तो अमृत का उद्देश्य जो 5 वर्षों की अवधि में, ठीक है, अमृत के अंदर जो है 5 साल के अंदर 500 शहरों और कस्बों के कुशल शहरी जीवन यापन के स्थानों को बदलना, यानी कि एफिशिएंट अर्बन लिविंग स्पेस, यानी कि 500 शहरों और कस्बों को जो है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करना है इन 5 सालों के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। अमृत योजना आई कब थी ये मैंने नहीं लिखा है, ये अमृत योजना शायद मुझे लगता है कि 2016 में आई थी, ठीक है। तो आपको देख लेना अमृत योजना कब आई थी, एक बार आप चेक कर लें, क्रॉस चेक जरूर करें। तो अमृत योजना के तहत जो चुने गए शहरों की जो श्रेणियां दी गई हैं, यानी कि जो शहर, कौन से शहर जो हैं वो चुने जा सकते हैं, उनके लिए देखिए कौन से शहरों की आपको ये कैटेगरी याद रखनी कि अमृत योजना के अंदर जो है शहर चुनने की क्या कैटेगरी है। एक चीज़ तो आपने 5 उद्देश्य देख लिए, 500 शहर और कस्बे देख लिए, ठीक है, क्या काम करना है उसको, एफिशिएंट अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड इसको देखना है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें और थी, ये चीज़ें करनी थी, ये 5 उद्देश्य नाम याद होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एक शहर होगा तो वो कौन सा शहर होगा, उसको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, एक शहर के बारे में, एक सिटी को कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहली चीज़ है कि जो सिटीजन वाला एरिया है उसमें जो 2011 का सेंसस है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों और कस्बों को इसमें शामिल किया गया है। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों को और कस्बों को इसमें शामिल किया गया। इसमें शामिल कौन से नहीं है, यानी कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सभी राजधानी इसमें शामिल नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है, देश की कोई भी कैपिटल इसमें शामिल नहीं है, यानी कि दिल्ली इसमें शामिल नहीं है। स्टेट की जो राजधानी जैसे हरियाणा की चंडीगढ़ है तो इसमें चंडीगढ़ शामिल नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं दमन एंड दीव है, ठीक है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, अब उसको हटा दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, दिल्ली भी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको भी जो है सरकार ने इनमें से निकाल दिया, यानी कि देश की कैपिटल जो हैं, स्टेट्स की कैपिटल जो हैं और जितनी भी जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। ये बात याद रखने की है, बहुत ज़रूरी है। फिर एक हृदय योजना शुरू की गई। हृदय योजना जो है उसके तहत जो है महुआ द्वारा हेरिटेज सिटीज़ के रूप में वर्गीकृत सभी शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है, ठीक है।
ये मैं बताता हूँ क्या है। 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले जो मुख्य नदियों के किनारे पर स्थित शहर हैं और कस्बे हैं उनको शामिल किया गया है। यानी कि 75,000 से 1 लाख के बीच वाली आबादी के वो शहर जो नदियों के किनारे स्थित हैं उनको शामिल किया गया है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो है उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो शहर नदी के किनारे पे हैं। फिर जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, जो हिल स्टेशंस वाले स्टेट हैं या द्वीप प्रदेश हैं, ठीक है, द्वीप आपको पता है ना, जो पानी से चारों तरफ से घिरे हों, ठीक है, पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल से 10 शहर, प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं। इसमें कहा गया है कि 10 शहर लिए जाएंगे जो कि पहाड़ी राज्यों से हैं, जो द्वीप हैं, पर्यटन स्थल हैं, इनसे हर एक राज्य से, मतलब कि लेने 10 ही हैं, सिर्फ 10 शहर लेने हैं, लेकिन एक राज्य से जो है वो एक से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, एक ही लिया जाएगा एक राज्य से। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें ये सारे पॉइंट आपको याद रखनी है, ये क्या करनी है, पांचों पॉइंट। ठीक है, फिर अमृत केंद्र द्वारा, अमृत योजना जो है वो केंद्र द्वारा 80% बजट जो है वो केंद्र देगा। ठीक है, तो सेंटर जो है वो इसके लिए 80% बजट देगा। ठीक है, और सेंटर की यही योजना है ये। ठीक है, अमृत। तो इससे पहले जो है, जो महुआ प्रोजेक्ट से अनुमोदन है, यानी कि महुआ प्रोजेक्ट से जो सेंसन्स जो मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सेंसन, यानी कि महुआ प्रोजेक्ट जो है वो इसमें जो है, यानी कि सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो इसके अंदर बाकी का पैसा खर्च करता है। ठीक है, वो सेंसन करता है, इसके लिए बजट दूसरा जो बाकी है सारा का सारा जो है वो सेंसन करवाता है बजट, तो कितना कहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका मतलब ये है, ध्यान रखना। तो अमृत में जो है इसे महुआ यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा एक वर्ष में एक बार राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन में बदल दिया गया, यानी कि स्टेट के अंडर। इसका मतलब ये है कि इसको जो है वर्ष में एक बार, साल में एक बार, ठीक है, राज्य वार्षिक कार्य योजना यानी कि स्टेट की योजना बना दिया गया है इसको अब। ठीक है, उसके अंदर बदल दिया गया और राज्यों को अपनी और परियोजनाओं को अनुमोदन देना है। ठीक है, स्टेट जो है अपनी योजनाओं को और इस परियोजना को जो पैसा देना है वो सैंक्शन करना है, वो काम करना है यहाँ पे। ठीक है, 20% जो बजट बचता है वो यहीं से आएगा। 80% बजट अमृत में कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। ठीक है, तो अमृत जो है, अमृत राज्यों को परियोजना के नियोजन यानी कि अमृत योजना जो है वो स्टेट्स को, जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के प्लानिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन में समान भागीदारी बनाता है। ठीक है, यानी कि ये अमृत योजना जो है ये सिर्फ सेंटर अप्लाई नहीं करेगा, इसके ऊपर काम स्टेट्स को भी करना है। स्टेट्स भी जो हैं वो इस पर काम करेंगे, स्टेट्स को भी इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टेट जो हैं वो भी यहाँ पे काम करेंगे। तो अमृत योजना के अंदर जो है वो जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे स्टेट जो है वो इसके प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करेगा, क्रियान्वयन करेगा और साथ में जो सेंटर की भागीदारी है उसके साथ मिलके काम करेगा। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके बराबर काम करेंगे। ठीक है, तो सेंटर एंड स्टेट, और इससे क्या होता है कि इससे हम जो है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, इस योजना से। इसके बाद हम बात करते हैं अमृत 2.0। अमृत 2.0 दूसरी प्लानिंग क्या है, ये अमृत का सेकंड फेज है। ठीक है, अक्टूबर 2021, ठीक है, ये खत्म हो गई 5 साल के लिए, 20 साल तो 2016 में शुरू हुई होगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है सेकंड फेज को, अमृत 2.0 को। ठीक है, 2021 में अमृत 2.0 के साथ जो है वो हमने एक चीज़ और जोड़ दी है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आपको याद रख लेना कि स्वच्छ भारत मिशन कब आया था पहली बार। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आ गया था हमारा 2015 में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2015 में आ गया था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी इसके साथ में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने पहले अमृत को शुरू किया 2021 में ही दोबारा से अमृत 2.0, साथ में स्वच्छ भारत मिशन शहरी
याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 भी शुरू हो गया है, कब से? 2021 से, अक्टूबर 2021 से, ठीक है। यूनिवर्सल अप्रोच और को अपनाने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल अप्रोच को अपनाने और सेचुरेशंस की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो है लगभग 4.4 लाख करोड़ की योजना है ये जो अमृत योजना है, ये पूरी की पूरी जो है कुल मिलाकर के 4.4 लाख करोड़ की योजना है, पूरा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ये तो 4.4 लाख करोड़ का जो है ये एक प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, इसके अंदर ये राशि डिसाइड की गई है, ठीक है। फिर शहरों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू किया गया था, ठीक है। कब किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू? ठीक है, ये शुरू किया गया था 2020 में, ठीक है। आपको ये याद रखनी है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो है वो किस डेट को शुरू किया गया था। आपको ये घोषणा याद रखनी कि प्रधानमंत्री पीएम ने जो है वो उसको कब घोषणा शुरू की थी, ठीक है। तो ये शुरू हुई थी 2020 में, ठीक है। कौन से फेज़ में शुरू हुई थी? कोरोना के बाद ही तो शुरू की थी कि हमने आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार ने घोषणा की थी। वो शायद सेकंड फेज़ में मई में जाके शुरू हुई थी, शायद मई 2020 में। लेकिन इसको चेक कर लेना, क्रॉस जरूर चेक करना आप लोगों को कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया और ये कब जो है इसकी डेट क्या है, वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट करता रहूँगा, ठीक है, मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि पानी सुरक्षित बनाने के लिए, ठीक है, नए शहरी भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो शहर को आत्मनिर्भर बनाना और वाटर से सिक्योर करना, तो एक न्यू सिटी इंडिया की तरफ बढ़ने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अमृत के तहत जो 500 शहरों से लेकर के लगभग 4700 शहरों और कस्बों तक कवरेज बढ़ाता है। तो अमृत जो है वो 500 शहरों से 4700 शहरों तक, पहले 500 शहर डिसाइड हुए थे, अब 4700 शहर डिसाइड हुए हैं, ठीक है। इसमें आत्मनिर्भर को जोड़ने के साथ में जो है 500 से 4700 पे पहुंच गए हम, ठीक है। मिशन के दौरान जो है 2.68 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन, 2.68 करोड़ जो है वो घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे शहरों के अंदर, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो एक सुधार एजेंडा रखने के लिए जो है वो इसके अंदर जो पीपीपी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वही चीज़ आ गई, ठीक है, पीपीपी। इसको यार एक बार देखना आपको, इसको खोल के कि इसका पूरा मतलब क्या है, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ताकि देखिए सारी चीज़ें क्लास में नहीं पढ़ती कभी भी, तो इसीलिए जो मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको अलग से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है ये पीपीपी को बढ़ावा देने वाली जो बात है वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की तरफ 2.0। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ये क्या है, इसकी तरफ देखते हैं, ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है कि एक स्टेशनरी टाउन है, सामुदायिक स्टेशनरी टाउन जो है उसको कम से कम ओडीएफ बनाने के लिए और 1 लाख से आबादी वाली शहर को ओडीडीएफ बनाने के लिए जो है इसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो फिर है जैसे कि स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो परिणाम है, परिणामों को बनाए रखने के लिए, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने किया था उसके जो परिणाम आए हैं, उसके जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो उन रिजल्ट्स को अच्छा बनाए रखने के लिए जो है शहरी भारत को स्वच्छता के अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, ले जाते हुए, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो है हमने वो जो है स्पीड जो है वो तेज़ करनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी बात है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है इसके तहत जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसकी जो गति है उसको बढ़ाना है, एक तो कि उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग जो है उसको अच्छे से किया जा सके, ठीक है, वो जो हमने पॉलिसी बनाई है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, और एक सिटी जो है, एक सिटी को स्वच्छता के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है, ठीक है। सैनिटेशन और अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों यानी कि सैनिटेशन और इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स की भलाई पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो लोग रहते हैं शहरों में, ठीक है, यानी कि इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स यानी कि वर्कर्स जो काम करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जो इनफॉर्मल होता है कि जो वहाँ के नहीं हैं, जो वहाँ पे आके रहना शुरू किया है, जिन लोगों ने जो काम करने आए हैं, तो उनके लिए मैनेजमेंट की बात की गई है। फिर जैसे कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो स्रोत जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको पृथक्करण करें, यानी सेपरेट करना। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो हमने बात की है कि इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, किस चीज़ के लिए,
एक अलग से सेपरेट योजना बना करके। तो सभी पुराने जो साइट हैं उनका उपचार करने के लिए, यानी कि जितनी भी पुरानी साइट है जिनके ऊपर काम होता था पहले, उन सभी साइट्स के ऊपर जो हैं उनको जो ठीक करने के लिए मेन प्लानिंग होगी, ठीक है। उसके कुछ जो है जो सब पार्ट जो हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। फिर जैसे 1 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उनमें पूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वो शुरू किया जाएगा। यानी कि लिक्विड, अभी तक तो हम कर रहे थे कि अ, अभी तक हमने बात की थी कि सॉलिड वेस्ट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो 1 लाख की आबादी वाले शहरों में जो कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की। इसके कुछ प्रोविजन है, इसको आपको ध्यान रख लेना है कि इसके अंदर क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है। एक बार देखो, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर प्रोविजन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सर्च करके देखनी पड़ेंगे, थोड़े थोड़े एक बार देखना पड़ेगा, नज़र निकालनी पड़ेगी इंटरनेट से, क्योंकि ये अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, पता नहीं चलता इनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार खुद इसके ऊपर जाके देखना पड़ेगा, उससे क्या है कि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर है सभी के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंदर थर्ड जो पॉइंट है, जो हाउसिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना थर्ड के ऊपर हम आ गए हैं। थर्ड में यहाँ पे ये क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। ग्रामीण में क्या है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो है, पहले क्या है कि इसको इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, ठीक है। इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है। क्या है ये? प्रधानमंत्री आवास एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जिसे भारत सरकार ने जो है गांव के गरीबों के लिए शुरू किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंदिरा आवास योजना जो हो सबसे पहले शुरू की गई थी 1985 में, और इसे शुरू किसने किया था? राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। और किसके लिए शुरू किया था? बीपीएल आबादी वाले जो घर हैं उन घरों के निर्माण के लिए, यानी कि बीपीएल का कार्ड जिनका है, जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए जो है उनके लिए जो है इन्होंने इसको शुरू करवाया था राजीव गांधी ने 1985 में, और इसको काम दिया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय को, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को जो है इसको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। फिर जैसे है पीएमजे, यानी पीएमजे यही है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इसका जो मेन लक्ष्य है वो आवश्यक सुविधाओं के साथ जो पक्का आवास देना, यानी कि जो जरूरी सुविधाएं हैं उनके साथ में एक पक्का आवास देना, यानी कि एक पक्का मकान देना, ठीक है। तो ये उन कार्यक्रमों के लिए है जिनके पास घर नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास घर नहीं है, या फिर वे लोग जो कच्चे घरों में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। या फिर जिनके जो हैं घर जो वो सीरियसली डैमेज हैं, लेकिन वो सारे के सारे होने कौन चाहिए? बीपीएल, ठीक है। बीपीएल के लिए शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक वेलफेयर प्रोग्राम है। तो हाल ही में सरकार ने जो, भारत सरकार ने जो 2.95 करोड़ ग्रामीण घरों के लिए कुल लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की है, कि भारत जो है किस चीज़ के लिए कोशिश करेगा? 2.95 करोड़ ग्रामीण घर बनाने की बात की है, कि 2.95 करोड़ हम घर बना करके देंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को 21 मार्च 2000 मतलब कि मार्च 2021 से मार्च 2024 तक अब इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसको जो है मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, मतलब कि पहले ये मार्च 2021 तक थी, अब 2024 तक कर दिया गया है, ठीक है। आपको ये भी देख लेना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे इंदिरा इंदिरा आवास योजना पहली बार 1985 में आई, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की भी डेट देखनी है, ठीक है। आपको देख लेना है कि ये 2016 में आई है, ठीक है, या ये 2015 में आई है। देखिए, ये आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ मैं, ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये योजनाएं पूछी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो पहले 5 साल के लिए काम शुरू किया गया था, अब इसको जो है 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 31 मार्च 2021 तक, देखिए ये भी डिसाइड करना था इनको, मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है इसको। 31 मार्च 2021 तक जो है 155.75 लाख घरों का निर्माण का काम भी पूरा होना बाकी है, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 तक जो है, अभी तक जो काम बाकी था, जो हमने डिसाइड किया था कि 2.95 करोड़ होना है, तो अभी तक हमारे पास जो है 1.55 करोड़ जो है वो बनने बाकी हैं। तो यानी कि बने कितने हैं? 1.40, 1 करोड़ 40 लाख मकान बने हैं, इतने बाकी हैं, ठीक है। जो डिसाइड किया था वो अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। 31 मार्च तक की रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों के लिए, ये तो ग्रामीण के लिए। शहरों के लिए क्या है कि मिशन
25 जून 2015 को शुरू किया गया, शहरों के लिए 25 जून 2015 को शुरू किया गया। तो इसका मतलब है ग्रामीण भी 2015 में ही शुरू मिलेगा आपको, ग्रामीण भी 2015 में आई मिलेगी, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शहरी का 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करना, ठीक है, सभी को आवास प्रदान करना। क्या करना है, शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं उनको जो है, सभी को जो है हम जो है घर देंगे, हाउस देंगे, ठीक है। तो मिशन जो है वो सभी पात्रों को, यानी कि परिवारों को, जो लाभार्थी हैं उनको आवास देगा, उनको हाउस देगा, ठीक है। तो राज्य, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और जो नोडल एजेंसी हैं, सेंट्रल नोडल एजेंसी जो है, उसके माध्यम से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। और केंद्रीय सहायता, इस केंद्र जो है वो इसको सहायता प्रदान करता है, ठीक है। हाल ही में जो है अगस्त 2022 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी को दिसंबर तक जारी करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि ये जो शहरी 2022 तक था, अगस्त 2022 में जो है इसको दोबारा से, देखिए 2022 तक थी ये बात, अब अगस्त 2022 में जो है इसको दिसंबर तक जारी करने की बात कर दी गई है। अगस्त तक पूरा होना था, अब इसको जो है 2022 के दिसंबर तक की मंजूरी मिल गई। तो केंद्र, राज्यों, मतलब कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो हैं उनके अनुरोध पर जो प्रधानमंत्री ने इसको बढ़ा करके 2024 कर दिया है, ठीक है। तो यानी कि जो ये शुरू करनी थी, ये 2022 तक पूरी होनी थी, ठीक है, इसको 2024 तक ले करके हम चले गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है इसको आगे बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार जो है यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प कौन देता है, फाइनेंशियल हेल्प दे रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लाभार्थियों, यानी कि जिनको ये मकान मिलने हैं उनको चयनित करने का, मतलब चयनित करने का काम जो सेंटर और स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मिशन जो है वो जो काम कर सकती है वो क्या है, निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के माध्यम से, यानी कि झुग्गी निवासियों को, यानी कि झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले लोगों को सहित जो वो गरीबों के आवास पूरा करने का काम करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इस मिशन के तहत जो है शहरी के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए पहली चीज़ तो ये दोनों चीज़ें पूरी पढ़ते हैं। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ स्लम डोर्स का स्लम पुनर्वास, इन सीटू स्लम्स पुनर्विकास, ISSR, ठीक है, ये लागू करेगी सरकार, ठीक है। यहाँ पे इन एरियाज़ में लागू करेगी। किस एरिया में, निजी डेवलपर्स भागीदारी के साथ में, ठीक है, स्लम डोर्स वाले एरियाज, स्लम पुनर्वास यानी कि रिकन्स्ट्रक्शंस वाले एरिया, इन सीटू स्लम पुनर्वास, इन एरियाज़ के अंदर लागू होंगी। यही आपको याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये जो नाम जो मैंने बताए हैं ये आपको याद रखने, निजी डेवलपर्स की भागीदारी होनी इसमें ज़रूरी है। फिर इसके अंदर जो है वो स्लम डोर्स या लागू होंगे, फिर स्लम पुनर्वास इन जगहों पे लागू होगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट याद रखना है। तो फिर इसके बाद है क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से कमज़ोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास। क्रेडिट लिंक सब्सिडी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी की बात भी हम कर रहे हैं। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी क्या है इसके बारे में देखते हैं। जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए इसको लागू करना है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है उसको CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडीज, ठीक है। इसमें क्या है कि EWS, LIC, LIG लोअर इनकम ग्रुप होता है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, ठीक है, इनके लिए ये सब्सिडी, ठीक है। क्रेडिट लिंक सिस्टम जो है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना जो है वो क्या है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS, निम्न आय वाले यानी कि लोअर इनकम ग्रुप LIG, इसके लाभार्थी जो हैं जो बैंकों में, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों और अन्य स्थानों से आवास या ऋण मांग रहे हैं, यानी कि वो लोग जो EWS वाले हैं, LIG वाले हैं, लोअर इनकम ग्रुप हैं, जो बैंकिंग से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से जिनको लोन चाहिए, जो लोन मांग रहे हैं, वे 20 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि 20 साल के लिए, 20 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए या उसके दौरान 6.5 की दर से सब्सिडी प्राप्त करेंगे। यानी कि उनके ऊपर ब्याज जो लगेगा 6.5 का रेट लगेगा, 6.5 रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो 6.5 लगेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ऋण की अवधि जो है जो भी कम हो, ठीक है, ऋण की अवधि जो भी कम हो, ठीक है, कम ले सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 साल तक के लिए कहा गया है।
वो 15 साल के लिए भी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए जो 6 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, ये बात ध्यान रखनी, 6 लाख रुपए तक राशि मिलेगी। और 6 लाख रुपए से अधिक के से अलग अगर कोई देता है, अतिरिक्त कोई लेता है, तो ऋण के लिए यदि कोई, ठीक है, मान लीजिए कि कोई 6 लाख तक, इसमें तो 6 लाख तक के देंगे हम। अगर कोई लेना चाहता है कि मुझे तो 8 लाख चाहिए, ठीक है, तो 8 लाख लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर सब्सिडी नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे सब्सिडी जो है वो लागू नहीं, गैर सब्सिडी दर, यानी कि सब्सिडी रेट जो है वो 6.5 रेट लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए बैंक का रेट जो है वो है 18%, कि हम 18% पे दे रहे हैं, सब्सिडी का रेट सरकार करे कि हम 6.5 दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए व्यक्ति ने 8 लाख रुपए लिए, तो फिर उसको 18% ही देना पड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ 6 लाख तक पे मिलेगा आपको 6.5, 6 से आगे जाते ही आपको 18%, जितना भी है, जितना भी ब्याज बैंक लेता है उसके हिसाब से फिर मिलेगा। तो नए निर्माण के लिए जो है आवास ऋण और मौजूदा आवासों में कमरे, मतलब कि लोन किसके लिए है, नया घर बनाने के लिए, रहने के लिए, घर बनाने के लिए, रह रहे हैं जहाँ पे, उसमें कमरे बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए। ठीक है, या फिर आप कुछ जो है उसके अंदर बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जोड़ने के लिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी उपलब्ध होगी। तो इन चीज़ों के लिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है वो आपको मिल सकती है। तो इस क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ जो उठाने के लिए जो है मिशन के घटक के तहत बनाए जा रहे हैं, मतलब कि जो कालीनुता ग्राउंड, ठीक है, आपके ग्राउंड क्षेत्र पे। ठीक है, तो EWS और LIG के लिए जो है क्रमशः ये रखा गया। देखिए आप किस चीज़ पे बनाना चाहते हैं, सरकार देखती कि 30 वर्ग मीटर का आपका होना चाहिए। ठीक है, 30 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 60 स्क्वायर मीटर तक की होनी चाहिए आपकी ज़मीन। ठीक है, तो लाभार्थी अपने, मतलब कि सरकार इन्हीं की इसी एरिया के लिए देती है, इतने एरिया के लिए, कि इतने एरिया में आप बनाएंगे तो हम दे सकते हैं। ठीक है, जबकि लाभार्थी अपने विवेक पर, अपने विवेक पर वो अपने क्षेत्र को बड़ा भी बना सकता है, बड़े क्षेत्र का घर भी बना सकता है। कि सरकार कहती है कि आपके पास 30 जो है वो स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो है वो 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये एरियाज ही आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस एरियाज के लिए सरकार लोन देती है। व्यक्ति चाहे तो वो ज़्यादा के लिए बना सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्याज संसेशन, जो ब्याज सबसेशन है वो केवल 6 लाख रुपए तक सीमित रहेगा। ठीक है, पहले 6 लाख रुपए तक। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने लिए हैं 10 लाख रुपए, तो पहले 6 लाख पे तो जो है मुझे देना पड़ेगा 6.5। ठीक है, उसके बाद के जो 4 लाख जो फालतू ले रखे, ज़्यादा ले रखे, उसके ऊपर देना पड़ेगा जो इंटरेस्ट रेट बैंक लेता है। यानी कि मान लीजिए अगर वो 18% लेता है तो मुझे 18% अगले 4 लाख पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात है। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखें। तो ये योजना जो है ये सबसे पहले 1 जून 2015 को शुरू की गई थी, ये भी याद आपको रखनी। तो MIG के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है वो क्या है, MIG। ठीक है, MIG के लिए CLG में MIG में 2 आय खंड शामिल हैं। ठीक है, MIG के लिए CLSS के, यानी कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी की योजना के जो है वो 2 खंड शामिल हैं, 2 चीज़ें शामिल की गई हैं MIG के लिए। एक तो है 6 लाख 1 रुपये से लेकर के 12 लाख रुपए तक, MIG 1। इसमें क्या है कि प्रति वर्ष MIG 1 में 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि 4% की ब्याज दर पे सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 4% की यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, 4% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर जो है उसके बाद जो है दूसरा जो एरिया है इसके अंदर वो है 12,01,000 रुपये से लेकर के 18 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। ठीक है, इसमें MIG 2 में जो है 12 लाख रुपए की ऋण राशि के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये एक इसके अंदर प्रोविजन है। फिर ब्याज सब्सिडी की जो गणना 9% NPV और 20 साल की अधिकतम ऋण अवधि के लिए या वास्तविक कार्यकाल जो भी कम हो पर की जाएगी। यानी कि ब्याज सब्सिडी की जो गणना है NPV, ये आपको देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है क्या कह रहा है इसके मामले में। ठीक है, तो 9% के हिसाब से 20 साल की अधिकतम अवधि के लिए 20 साल की अधिकतम अवधि के लिए होगा। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, उससे कम पर भी दी जा सकती है। ठीक है, तो 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए से ऊपर आवास ऋण जो वो गैर सब्सिडी होंगे, यानी कि 9 लाख रुपए तक की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो 9 लाख से ज़्यादा और 12 लाख से ज़्यादा अगर हुआ तो जो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि दी जा रही है, 6 लाख से 12 लाख रुपए तक MIG प्रथम पहले खंड में 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि पे 4% होगा। ठीक है, अगर 9 लाख से ऊपर है तो 9 लाख से ऊपर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, जो बैंक लेता है।
ठीक है। अगर 12 लाख से ऊपर वाली है दूसरे खंड में जो है 12 लाख से 18 लाख वाला, अगर उस खंड के अकॉर्डिंग आप लेते हैं तो यहाँ पे 3% होगा, लेकिन राशि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा राशि है, ठीक है, तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 9% अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे 12 लाख से ऊपर वाली में जो क्या होगा उसमें 12 लाख तक का ही मिलेगा, ठीक है। तो 12 लाख रुपए तक की राशि के लिए 3% है, उससे आगे फिर सरकार डिसाइड करेगी। 18 लाख तक ले रहे हैं तो जो डिसाइड हो रखा है बैंक ने डिसाइड करके वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो गैर सब्सिडी हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है MIG के लिए। CLSI पात्रता के लिए 160 वर्ग मीटर। जैसे उसके अंदर ऊपर जो था आवास के लिए वहाँ 30 स्क्वायर मीटर था, ठीक है, 30 स्क्वायर मीटर था। यहाँ पे जो है 160 वर्ग मीटर है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो MIG के लिए जो वो 160 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर के लिए जो है एक फ्लोर बनाने के लिए, फ्लोर के निर्माण के लिए जो है वो पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। उससे आप ज़्यादा ही बना सकते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफ़ायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। देखो ये जो आपको लोन मिल रहा है ना, ये आपको स्टार्टअप के लिए लोन दिया जा रहा है। अभी समझ में आ रही है आपको भी बात, ठीक है। स्टार्टअप के लिए लोन मिल रहा है कि आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, इतने तक पैसा मिलेगा अमृत योजना के तहत में, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे लोन दिया जाए कि आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो लाभार्थी जो हैं उनके लिए जो है आवास निर्माण संवर्धन के लिए सब्सिडी, लाभार्थी संचालित व्यक्ति आवास निर्माण सब, इसको छोड़ दीजिए, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर है लाभार्थी गरीब है। चीज़ ये भी देखनी है आपको कि लाभार्थी गरीब है और देश में EWS या LIG श्रेणियों के तहत रहने वाले लोग हों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पैसा मिल रहा है ये या तो वो EWS हो या LIG हो, उसके तहत हो, ठीक है। पहले की योजना के विपरीत जो है EWS और LIG से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ये भी बात ध्यान रखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है जो EWS में जो है LIG में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक प्रयास किया है कि परिवार की जो महिला है वो या तो मुखिया होनी चाहिए मिशन के तहत, ठीक है, या फिर घर के मालिक या सहमालिक के साथ में जो है उसको रखना पड़ेगा। यानी कि लोन जो मिलेगा वो जॉइंट मिलेगा, जॉइंट लोन मिलने वाला है, ठीक है। जॉइंट में यानी कि महिला और पुरुष दोनों होने चाहिए, या अकेली महिला हो, महिला अकेली घर की मुखिया होनी चाहिए, उसको उसके नाम पे लोन मिलेगा, ठीक है। या फिर महिला और पुरुष दोनों आपस में सहमालिक को, मतलब कि आप कह सकते हैं कि दोनों जो हैं को ओनर होनी चाहिए महिला उसके साथ में, ठीक है। तो सरकार योजना के जो सभी लाभार्थियों को जो है 1 लाख रुपए तक का अनुदान देती है, यानी कि 1 लाख रुपए तक जो है वो उसको फंड देती है अलग से। इसके अलावा जो है सभी पात्र शहरी गरीबों को, मतलब कि ये तो गांव के लोगों के लिए 1 लाख रुपए अलग से दे रही है, गरीबों शहर के लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए अलग से दे रही है, जो शहरी क्षेत्रों में अपना घर बनाना चाहते हैं। देखो घर बनाने के लिए जो इस योजना के तहत हैं, जो अपना घर भी बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो है इस योजना के तहत 1 लाख रुपए सरकार जो है वो उनको डोनेशन दे रही है, 1 लाख रुपए गाँव में जो ये काम शुरू कर रहे हैं अमृत योजना के तहत, ठीक है। फिर शहरी गरीबों के लिए 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, जो इसके अंदर आ रहे हैं EWS और LIG वाले, ठीक है, ठीक है। मौजूदा घरों नवीनीकरण के लिए योजना बना रहे हैं, यानी कि शौचालय बनाने के लिए दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो शौचालय बनाने के लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शौचालय के लिए 1 लाख रुपये गाँव में, 1.5 लाख रुपये शहर में, ठीक है। शौचालय बनाने के लिए भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है NHB, हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को कोऑपरेशन, ठीक है, और SBI को केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाया, यानी कि इसमें पैसा जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, SBI से मिलेगा, ठीक है। इनको नोडल एजेंसी बनाया गया तो ताकि वे इस सब्सिडी को उधार देने वाले संस्थानों को इस घटक की प्रगति, निगरानी, दिशा मिल सके। यानी कि लोग जो है ये सब्सिडी जो मिल रही है वो सब्सिडी जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा सके, पता लग सके, ठीक है। तो ये जितने भी आज के जो प्रावधान थे, जितनी भी हमने बातें की हैं, ये हाउसिंग से रिलेटेड हैं। देखो हो सकता है आपको कोई चीज़ हो सकता है ना समझ, क्योंकि नई चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई इम्प्लीमेंट हुई है। तो आप लोगों को करना क्या है, इन नोट्स को खोलना है, नोट्स को दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ के ही समझ में आएंगी, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं साथ की साथ में सर्च करने के लिए, वो चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो भी चीज़ आपको बताई है कि ये इंटरनेट से सर्च कीजिए, डेट सर्च करनी है या कुछ प्रोविज़न सर्च करना है, वो सब चीज़ें आपको सर्च करके देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपका ये क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है। आवास हाउसिंग आज कंप्लीट होता है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।